स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और आज का वीडियो जो है वो 10 नंबर का वीडियो है। कहने का मतलब जो आपका राइटिंग सेक्शन में जो एक 10 नंबर का पोर्शन है जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, उसी पोर्शन के अंतर्गत आज का ये वीडियो है जिसका टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर आपको एक आर्टिकल मैं समझा रहा हूँ। पूरा बहुत मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट, पेपर में इसके आने की बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10 नंबर का है आपके लिए। तो वीडियो को आपको लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखना है, पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि कहीं कोई शक ना बचे और आप बहुत अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें और आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। उसी क्रम में ये वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं मैंने वादे के अनुसार आपको पूरी तैयारी कराने का वादा किया था 5 दिनों के अंतर्गत, तो उसी में मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो आपको एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है, देखना है, कंप्लीट करना है। ठीक, तो आज का वीडियो 10 नंबर का है। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप चाहें तो यहाँ अपना नाम भी लिख सकते इस टाइटल के नीचे ब्रैकेट में। ठीक, नाम भी लिखने को आता है, बोल देता है कभी कभार कि आप अपना नाम लिख दीजिए, वहाँ जो भी नाम बोलेगा वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। देखिए, एवरी टाइम इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। टैकलिंग का मतलब होता है, टैकल करना माने किसी चीज़ को मैनेज करना, व्यवस्था करना, संभालना। कि प्रत्येक बार जो भारतीय गवर्नमेंट है वो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करती है एज वन ऑफ इट्स टारगेट्स, अपने टारगेट के रूप में। समझ गए? अब मैं आपको जैसे कि पहले तो समझा दूं जरा थोड़ा सा। कोई भी आर्टिकल होता है वो 3 पार्ट उसके समझो। एक पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, मैं इसको इंट्रोडक्शन पार्ट मानता हूँ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट। हालांकि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है इस पर मैं वीडियो दे चुका हूँ। अब ये उसी आर्टिकल के प्रैक्टिस के लिए मैं ये वीडियोस हैं आपको। ठीक, इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर इसके बाद मेन बॉडी, मेन बॉडी के बाद लास्ट में कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप केवल इंट्रोडक्शन लिखें, जो जिस टॉपिक है आर्टिकल का उसके बारे में थोड़ा बताएं। फिर इसके बाद मेन चीज़ उसको पूरा डिस्कस करके मेन बॉडी में, ये मेन बॉडी है, फिर यहाँ से जनता गवर्नमेंट से। ठीक, फिर इसके बाद नीचे सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन दिखना है। तो इसमें हेडिंग नहीं डालनी, बल्कि कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है, निष्कर्ष, यानी जो आप सलाह वगैरह देना चाहें वो चीज़, सब चीज़ें। ठीक है, तो समझ गए? तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको अच्छे से। तो प्रत्येक बार इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट एज वन ऑफ इट्स टारगेट, कि हर एक बार भारतीय गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक टारगेट के रूप में अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करती है। ठीक, तो ठीक माने उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लगातार कर रही है। तो हैज़ बीन लगा, इसका मतलब लगातार हो रही है कोशिश। तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी मेक्स रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ प्लैंक ऑफ इट्स मैनिफेस्टो। अब मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, समझ गए? तो अपने घोषणा पत्र के प्लैंक में, प्लैंक का मतलब होता है घोषणा पत्र, इसका भी अर्थ होता है, लेकिन इसका मुद्दा, प्लैंक ऑफ इट्स यहाँ अर्थ होगा मुद्दा। तो अपने मैनिफेस्टो के ये एक मुद्दे के रूप में अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने का, हटाने की बात प्रत्येक पार्टी करती है। रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज इट्स प्लैंक ऑफ इट्स मैनिफेस्टो, कि अपनी मैनिफेस्टो में ये इसकी बात करती है। एट, तो भी ईयर बाय ईयर, वर्ष दर वर्ष, द प्रॉब्लम इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, कि जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो और ज़्यादा वर्स एंड वर्स माने खराब होती चली जाती है। फिर आगे, द जनता गवर्नमेंट इन 1977 प्रॉमिस टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट इन 10 ईयर्स, कि जो जनता गवर्नमेंट थी 1977 में, उसने वादा किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हटाने का। They based their hope on the Gandhian method of cottage industries, cottage industry माने कुटीर उद्योग, है ना, and small scale industry। तो समझिए, they based their hope, इन्होंने अपनी आशा को वेस्ट किया, आधारित किया। किस चीज़ पर आधारित किया? इन्होंने आधारित किया जो अपना गांधीयन मेथड था, गांधी जी का जो मेथड था कॉटेज इंडस्ट्री का, सॉयल स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज, कि कैसे, और सॉयल स्केल ऑफ इंडस्ट्री का अर्थ होता है कि कैसे और बड़ी इंडस्ट्री, उससे ही बड़ी या बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए।
ठीक, तो ये इनका उद्देश्य रहा है। इस आधार पर ये आशा रही कि इस आधार पर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए। फिर इसके बाद चौधरी चरण सिंह अप्रोच। अब जो चौधरी चरण सिंह का अप्रोच था, जो उनकी विधि थी, जो उनका तरीका था, ठीक, ऑल्सो वाज टू बिंग, अप्रोच माने पहुंच भी होता है, ठीक है। आगे देखें, चौधरी चरण सिंह अप्रोच ऑल्सो वाज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू रूरल इंडिया बाय अटैचिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर। अब चौधरी चरण सिंह का भी एक ये अप्रोच था, माने उनका ये तरीका था, उनकी इच्छा थी कि वो भी क्या करना चाहते, प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते थे रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में, बाय अटैचिंग, जोड़कर, ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर, कृषि को ज़्यादा महत्व देकर, डेवलपिंग रूरल आर्ट्स, कि देहाती जो गांव की जो आर्ट्स है, कलाएं हैं और क्राफ्ट्स हैं, इन सबको, कलाएं और क्राफ्ट्स का अर्थ ये है कि जैसे लोग बाग कुछ ना कुछ लकड़ी के सामान वगैरह बनाते हैं, वो कहलाता है, ठीक है, रूरल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। इन सबको अटैच करके, जोड़ के, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रति उनका ये अप्रोच था कि ऐसे होना चाहिए। इसके कारण, इससे वो प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते थे रूरल इंडिया में, ठीक, गांव वाले भारत में, कहने का मतलब ग्रामीण भारत में, समझिए, रूरल इंडिया, ठीक। आगे देखें जरा, ठीक, आगे है अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रेट कर्स टू इंडिया। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भारत के लिए अपने आप में ग्रेट कर्स है। क्या है? ग्रेट कर्स, एक बड़ा अभिशाप है। मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, आर कंडेम्ड टू एनफोर्स्ड आइडलनेस। आर कंडेम्ड माने, कंडेम माने होता है निंदा करना या तिरस्कार करना, ठीक, टू एनफोर्स आइडलनेस। आइडलनेस माने होता है निठल्लापन, कुछ ना करना, बेरोजगार बैठे रहना, फालतू पड़े रहना, समझ गए, उसको बोलते हैं निठल्लापन। एनफोर्स माने होता है लागू करना। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कर्स है। लाखों लोग, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, आर कंडेम टू एनफोर्स्ड आइडलनेस, कि वो निठल्लेपन के लिए मजबूर हैं। ये उनका श्राप है, कंडेम्ड है, बाध्य है, समझ गए, ठीक। तो देयर आर नो रिलायबल स्टैटिक्स, कोई भी विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं अबाउट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों के कोई उचित आंकड़े नहीं हैं, रिलायबल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, यानी सांख्यिकी नहीं है, ठीक है। ऑल्सो देयर आर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ द अंडर एम्प्लॉयड, कि टेंस ऑफ मिलियंस, कि 10 मिलियन लगभग उसके नीचे, है ना, अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, माने 10 मिलियन के आसपास अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, कि जिनको काम दिया गया है। मोस्टली इन द कंट्री साइड, गांव, ज़्यादातर गांव की तरफ, ठीक। तो देन देयर इज डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर देयर इज डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो पता नहीं है कि लोग मतलब गवर्नमेंट के पास कोई आंकड़े नहीं है उसके कि पता चले कि ये है, ठीक। तो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं, माने जो बिल्कुल क्लियरली पता ना हो। तो सच एज ओवर स्टाफिंग ऑफ ऑफिसेस, कि जैसे कि ओवर स्टाफिंग ऑफ ऑफिसेस, ऑफिस में ओवर स्टाफ हो जाना, फैक्ट्रीज में ओवर स्टाफ हो जाना। तो दैट इज एम्प्लॉइंग मोर हैंड्स देन आर नीडेड। तो इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा हैंड्स एम्प्लॉय कर लेना। हैंड्स एम्प्लॉय करने का अर्थ है कि ज़्यादा लोगों को लगा लेना काम में, जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा। जस्ट इज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि जस्ट इज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। और ये कब होता है? अब ये आंकड़े क्यों नहीं कि लोग लगा लेते हैं कागज़ों पर केवल, कि कागज़ों में लोग लगा लिए और ज़मीनी स्तर पे नहीं लगाते, तो इसको बोलते हैं केवल काहे के लिए? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, रोजगार प्रोवाइड करने के लिए केवल लिख लिया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति को लगा लिया गया, लेकिन हकीकत रूप में वो नहीं लगाया जाता, उसका जो पेमेंट आता है वो खा लिया जाता है। समझ गए? आगे देखिए, तो एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी गवर्नमेंट, कि एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक्सपेंड माने बढ़ाना, कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाना ही प्रत्येक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहा है। प्रत्येक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य,
एट तो भी द रिजल्ट हैव बीन क्वाइट अपोजिट, लेकिन जो रिजल्ट रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट रहे हमेशा। तो मैनी इंडियन इंजीनियर्स, बहुत सारे इंडियन इंजीनियर, डॉक्टर माइग्रेट टू फॉरेन लैंड्स लाइक अमेरिका एंड यूरोप, कि बहुत सारे इंडियन इंजीनियर और डॉक्टर्स माइग्रेट कर देते हैं, माने प्रस्थान कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं अपना देश, दूसरे देश में बस जाते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका और यूरोप में। टू सीक देयर फॉर्च्यून, सीक देयर फॉर्च्यून का मतलब होता है अपनी जीविका खोजने के लिए, अपने भविष्य की तलाश में। एंड डू नॉट रिटर्न टू देयर होमलैंड, और अपने होमलैंड यानी मातृभूमि में वापस नहीं लौटते, केवल रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं और फिर वापस ही नहीं लौटते। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, यानी मस्तिष्क में एक कमी की प्रॉब्लम है। समझ गए? ब्रेन ड्रेन का अर्थ यहाँ ये भी हो सकता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो सारे चले गए तो खाली हो गया, तो ये ब्रेन ड्रेन इसको बोलेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इन द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो ऑफ द कम्युनिटी एंड द कंट्री। अब जो प्रॉब्लम को, अब ये कंक्लूजन लाइन है, समझिएगा, इसमें सलाह दी जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक इंटरेस्ट है, एक रुचि है, नॉट ओनली ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ना केवल बेरोजगारी का, बट ऑल्सो ऑफ द कम्युनिटी, नॉट ओनली ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट यानी उनका बेरोजगारों का, बल्कि उनका भी ये इंटरेस्ट है, किनका? एक कम्युनिटी समुदाय का भी और कंट्री देश का भी। तो एन आइडल ब्रेन, एक निठल्ला मस्तिष्क यानी खाली दिमाग, इज द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग डेविल्स वर्कशॉप होता है, माने शैतान का घर होता है। ठीक, तो हैविंग नथिंग टू डू, अब करने के लिए कुछ ना होना, आफ्टर कंप्लीटिंग वंस एजुकेशन, कि व्यक्ति के पास अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद करने के लिए कुछ ना होना, इज हार्ट ब्रेकिंग, ये हार्ट ब्रेकिंग है, माने नौकरी को, सॉरी, हार्ट ब्रेकिंग माने दिल को तोड़ने वाला है, यानी नौकरी ना मिल पाना शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, ये कहलाता है हार्ट ब्रेकिंग, दिल को तोड़ने वाला। इट ब्रीड्स रिबेलियसनेस, ये किस चीज़ को जन्म देता है? एक क्रांति को जन्म देता है। रिबेलियसनेस माने विद्रोह को जन्म देता है, ब्रीड मान होता है जन्म देना। एंटी सोशल सेंटीमेंट्स, और असामाजिक सेंटीमेंट्स, भावनाओं को जन्म देता है। फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को भी जन्म देता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के सारे नुकसान हैं। तो इसके साथ ये आर्टिकल यही पूरा होता है। आशा है आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। यदि कंप्लीट हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।